पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस कर चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग सेट 3 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 50 है, 50 क्वेश्चंस का ये सेट है जिसमें हम लोगों को पेज 26 से लेकर के 29 तक डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस कह रहा है आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। तो आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में पूछ रहा है। भ्रूण पोष का मतलब है इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म जो है उसमें आपको गुण सूत्रों की सूत्र गुणता जो है वो 3n होती है। तो आंसर जो है वो करेक्ट आंसर इसका 3n होगा। उसके बाद आगे हम लोग चल रहे हैं और आगे क्वेश्चन कह रहा है मानव युग्मकों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी है। मानव युग्मक में पूछ रहा है, तो मानव युग्मक में जो है गुण सूत्रता वो 23। सी आंसर इसका करेक्ट होगा। आप अपने गेस पेपर में आंसर को सही कर लीजिएगा। उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर सी होगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चंस पे है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। तो नील हरित शैवाल का उपयोग हम लोग चावल में करते हैं। चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग नील हरित शैवाल का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी जो है किसे रोकता है। तो सबसे पहले है अंडे की परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है निषेचन, सी है अंडोत्सर्ग और डी है ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है निषेचन को रोकता है। कॉपर टी फर्टिलाइजेशन निषेचन को रोकता है। इसका जो आंसर होगा वो बी सही आंसर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है 5वां नंबर का क्वेश्चन है रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। रेट्रो वायरस किस बीमारी का रोगजनक है। पहला ऑप्शन है फाइलेरिया, बी है सिफिलिस, सी है एड्स और डी है बी और सी दोनों। तो रेट्रो वायरस जो है एड्स का है ना रोगजनक है। इसको हम लोग देखे हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय दो तरह का संरक्षण होता है, स्वस्थान जिसको हम लोग इन सीतु कंजर्वेशन कहते हैं, बाह्य स्थानीय मतलब एक्स सीतु कंजर्वेशन है। तो पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कौन इस बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है बीज बैंक, बी है राष्ट्रीय उद्यान, सी है पवित्र उपवन और डी है जंतु उद्यान। तो बीज बैंक बाह्य संस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। ग्राफियन पुटक पाया जाता है, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है नर मानव के वृषण में, दूसरा है पौधों के अंडाशय में, सी है मानव यकृत में और डी है मादा मानव के अंडाशय में। तो ग्राफियन पुटिक जो है वो किसमें पाया जाता है, मादा मानव के अंडाशय में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। समस्या उत्पन्न होता है किस कौन और जंगली घास है। तो पहला ऑप्शन है जलकुंभी, दूसरा है ट्रापा, एजोला और वोल्फिया। तो जलकुंभी जिसको हम लोग इंग्लिश में वाटर हायासिंथ भी कहते हैं, इसको हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ये है आपका जलकुंभी। तो करेक्ट आंसर है इसका 8 का 1 ए है। उसके बाद है बूंद संक्रमण क्या है। तो बूंद संक्रमण जो है पहला सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड और निमोनिया। बूंद संक्रमण करने मतलब छींकने से भी फैलता है। उसका अगर बूंद किसी को रिस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया तो वो उसको भी निमोनिया हो जाएगा। तो इसमें से बूंद संक्रमण का जो है वो
आंसर है आपका निमोनिया। आगे चलेंगे तो 9 का आंसर जो है वो डी होगा, यहां पर आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे और क्वेश्चन 10 में कह रहा है EcoRI प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रमण को काटता है। पहला ऑप्शन है GTAT-ATC, दूसरा ऑप्शन है AAGC-TT, तीसरा ऑप्शन है AAGT-TC और लास्ट है GAAT-TC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो GAATC, मतलब सी जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा EcoRI G और A के बीच में कटिंग करता है। उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे और कह रहा है इसमें ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। पहला है पॉलीगोनम, बी है पाइसम सटाइवम, सी है सोलेनम निग्रम और डी है हेलियंथस अनुवस। तो पॉलीगोनम में ऑर्थोट्रोपस बीजांड पाया जाता है और ये इसका सही आंसर है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो शुक्राणु का जो संचलन है, पहला ऑप्शन है एक्रोसोम, दूसरा ऑप्शन है मध्य भाग, तीसरा है शीर्ष और डी ऑप्शन है पूंछ। तो शुक्राणु का संचलन पूंछ इसमें मदद करता है, इसको याद रखिएगा, पूंछ इसका आंसर करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो डी सही है। 13 की ओर चलेंगे, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। ड्रेसिना है, मार्सिलिया है, हाइड्रीला है और जलकुंभी है। तो इसमें से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहेगा, जो जल में पाया जाएगा और ये आंसर सही है हाइड्रीला। तो 13 का जो आंसर है वो सी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और क्वेश्चंस 14 देखेंगे, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तो मृदु जलीय तालाब में अगर हम उर्वरक डालेंगे तो क्या होगा। पहला है जलीय जंतु में वृद्धि, दूसरा है मछलियों की आबादी में कमी, तीसरा है जलीय पौधों की मृत्यु और डी है सुपोषण। तो इसका आंसर आपको सुपोषण होगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 को देखेंगे, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। पहला है लिंग निर्धारण का, दूसरा है अंग संवर्धन का, फॉरेंसिक विज्ञान का और उत्तक संवर्धन का। तो सैटेलाइट डीएनए का यूज हम लोग उपयोग किसमें करते हैं, फॉरेंसिक विज्ञान में। फॉरेंसिक विज्ञान में हम लोग सैटेलाइट डीएनए का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे और इसमें कह रहा है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। पहला है बी नियम के कारण, बी है स्वतंत्र संकलन के कारण, सी है संलग्नता के कारण और डी है ए और बी दोनों। तो विनिमय तथा स्वतंत्र संकलन दोनों इसका आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो डी है 16 का। मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य जो है वो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है बिहार, तीसरा है गुजरात और डी है राजस्थान। तो मानस अभ्यारण्य जो पाया जाता है मतलब है अवस्थित है वो असम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो असम जाएगा, 17 का ए। 18 की ओर हम लोग चलेंगे और कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। इसमें से कौन है जो प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है EcoRI, दूसरा है बाम H1, तीसरा है हिंद थर्ड और डी है पैक्टिनेज। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है पैक्टिनेज। ये आपको प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। 19 की ओर हम लोग चलेंगे और 19 को देखेंगे, कहता है आनुवांशिकतः संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आनुवांशिकतः संशोधित
फसलों का उत्पादन किया जा सकता है? पहला है सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, बी है पार प्रजनन द्वारा, सी है पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा और डी है कायिक संकरण द्वारा। तो ये जो आंसर इसका होगा वो सी होगा, पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। 20 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे और पूछ रहा है इसमें प्याज में प्रवर्धन होता है पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, बल्ब द्वारा। प्याज में जो प्रवर्धन होता है वो बल्ब द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी का डी सही आंसर है। 21 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में, घोड़ों में। हीमोकोरियल प्लेसेंटा या अपरा जो है वो मानव में पाया जाता है और 21 का जो आंसर होगा वो सी आंसर सही होगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं और हम लोग जो अब देखेंगे वो 22 देखेंगे। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट यकृत में, थाइमस में, अस्थि मज्जा में या फिर बी और सी दोनों में। तो टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न हो रहा है वो किसमें उत्पन्न होगा? अस्थि मज्जा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अस्थि मज्जा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, 23 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या डायाकाइनेसिस। तो विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? पैकिटीनी की विशेषता है और 23 का जो आंसर वो सी सही है। अब हम लोग 24 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं और इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? अगुणित मतलब एन पूछ रहा है, एन। युग्मनज, अंडाणु, युग्मक, बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अंडाणु और युग्मक, बी और सी दोनों सही है। निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? नीपेंथिस, टिकोमा, इग्जोरा, बी और सी दोनों। तो निम्नांकित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? नीपेंथिस जो है वो विलुप्त प्राय प्रजाति है, नीपेंथिस। आगे की ओर चलेंगे। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? तो समकार्य संरचनाएं जो है, पहला है साझा वंश, उसके बाद है अभिसारी विकास, सी में कह रहा है स्थिर चयन और डी में कह रहा है अपसारी विकास। तो यहां पर जो है समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? अभिसारी विकास। जो 26 का आंसर होगा वो बी आंसर सही है। उसके बाद हम लोग 27 में चलेंगे। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या है? जावा मानव का ब्रेन कैपेसिटी पूछ रहा है। तो जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी 900 सीसी और 900 सीसी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और 28 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। एलिलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? तो एलिलोपैथी पहला है नेक्टर, बी है विटामिन, सी है आविस और डी है फेरोमोन। तो एलिलोपैथी आविस के स्राव के कारण होता है। 29 नंबर के क्वेश्चन पे हैं जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं दोनों सतहों पर। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चंस को देखिए, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। जो स्टोमेटा है वो कहां पर रहता है? जलमग्न पौधे में दोनों सतहों पर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं और निचली सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। याद रखना है, किसी भी सतह पर रंध्र नहीं होते हैं। सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? सोमा क्लोन विविधता पहला है उत्तक संवर्धन, बी है गामा किरणें, सी है उभय मिश्रण
और डी है रासायनिक उत्परिवर्तन। तो सोमा क्लोन विविधता है उत्तक संवर्धन से। 30 का जो आंसर है वो ए है। उसके बाद हम लोग 31 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। तो रानी मधुमक्खी जो उत्पन्न होती है वो निषेचित अंडों से, फर्टिलाइज्ड एग से, और उसको क्या खिलाया जाता है? रॉयल जेली खिलाया जाता है। रॉयल जेली याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कुकुट चेचक का कारण है। कुकुट चेचक का कारण इसमें पूछ रहा है। पहला है जीवाणु, बी है बाह्य परजीवी, सी है विषाणु और डी है अंतः परिजीवी। तो कुकुट चेचक का जो कारण है वो विषाणु है। विषाणु इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है स्व बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। कॉलचीन द्वारा, उसके बाद है क्लोरोफॉर्म के द्वारा, कॉलचीसिन द्वारा और डी है क्लोरोक्विन द्वारा। तो कॉलचीसिन स्वबहुगुणिता जो किया जा सकता है वो कॉलचीसिन के उपयोग से किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? फूड पॉइजन का इसमें से कौन कारण है? भोजन की विषाक्तता का कौन कारण है? राइजोबियम है। उसके बाद बी ऑप्शन है एजोटोबैक्टर, सी है लैक्टोबैसिलस और डी है क्लॉस्ट्रीडियम। तो फूड पॉइजनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्लॉस्ट्रीडियम है। क्लॉस्ट्रीडियम इसका सही आंसर है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे और पूछ रहा है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो रक्त में प्रतिरक्षी को कौन स्रावित करता है? पहला ऑप्शन है मोनोसाइट, बी है न्यूट्रोफिल, सी है लिम्फोसाइट और डी है बेसोफिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लिम्फोसाइट होगा। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? लिम्फोसाइट्स के द्वारा। उसके बाद हम लोग 36 नंबर के क्वेश्चंस पर आ चुके हैं और इसमें पूछ रहा है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ, पहला ऑप्शन है जल का चक्रण, बी है किसी परितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, सी है परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण और डी ऑप्शन है पौधों में तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण। तो यहां पर भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है परितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। इसको हम लोग देखे हैं और ये आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है। 37 पे आएंगे और देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा है मृतोपजीवी, सी है विषमपोषी और अपघटक। तो इसमें से अकार्बनिक पदार्थ का यूज स्वपोषी करता है। ठीक है। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? पहला है तल क्रमक, बी है शैल क्रमक, सी है मृदु क्रमक और बी और सी दोनों। तो इसका आंसर है बी और सी, है कि नहीं? शैल क्रमक और मरु क्रमक, ये जो है उसका आंसर सही है। बी और सी दोनों इसका आंसर है। चलिए 38 को देखे हैं। 39 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिकस, नॉस्टॉक, बॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा। तो इसमें से कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिकस उत्पादक नहीं है। तो इसका आंसर होगा एगेरिकस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? तो एगेरिकस। 40 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों का प्रयुक्त, पहला है स्वस्थ संवाहकों के चयन में, बी है चयन योग्य वर्णक के रूप में, सी है संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए और आपका डी का जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है
बी नंबर का चयन योग्य वर्णक के रूप में। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है एनिलीन ब्लू, बी है एथिडियम ब्रोमाइड, सी है ब्रोमोफिनॉल ब्लू और डी है एसीटोकार्मीन। तो इसका जो आंसर है वो है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है समयुग्मक पाए जाते हैं मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लैडोफोरा में। तो समयुग्मक जो पाए जाते हैं वो क्लैडोफोरा में पाए जाते हैं। 43 की ओर चलेंगे। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है। बावेरी, पहला ऑप्शन है बावेरी, बी है ओवेन, सी सटन और जोहानसन। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो दिया है वो ओवेन दिया है और ओवेन इसका सही आंसर है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो सरल द्विविखंडन है, उसके बाद है अनुप्रस्थ द्विखंडन, सी है अनुदैर्घ्य द्विखंडन और ओब्लिक द्विखंडन। तो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो 44 का आंसर बी सही है। 45 जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता और डी में कह रहा है उभय लिंगता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है यौन द्विरूपता। ये इसका करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद कह रहा है गर्भ निरोधक गोली में, जो गर्भ निरोधक गोली है में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है। विदलन रोकने के लिए पहला ऑप्शन है, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, सी कह रहा निषेचन को रोकने के लिए और डी है ए और सी दोनों के लिए। तो इसका जो आंसर है वो अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 47 पे हम लोग आ गए हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि। तो एक शुक्राणु को अगर सीधा अंडाणु में प्रवेश करवाना है, ऑप्शन देखिए ईटी कह रहा है ईटी, तो ये है आपका एम्ब्रायो ट्रांसफर, बी है आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सी उसके बाद है जीआईएफटी गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर और डी है जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। तो इसका आंसर जो सही है वो है आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। 48 कह रहा है एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की और ए और सी दोनों। तो ये भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण की, ये है आपका एमनियोसिंथेसिस। चलिए 49 पर हम लोग आ गए। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। पहला है हेपेटाइटिस ए, उसके बाद है हर्पिस विषाणु, पैपिलोमा विषाणु और ट्राइकोमोनास। तो जननांग समस्या किससे होता है, पैपिलोमा विषाणु से। 49 का सी करेक्ट आंसर है। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं इस सेट के। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शंस के कारण होने वाला रोग, पहला है दात्र कोशिका अरक्ता, बी है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सी है टर्नर और डी है डाउन। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम इसका सही आंसर है। 50 का बी आंसर सही है, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। अब जो है यहां पर देखिए आप लोगों का जो है YouTube चैनल पर जाइए, ए कुमार सर को सर्च कीजिए और उनके ऑनलाइन क्लास से जुड़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।